वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। बजट 2025 और 26 के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले बजट की अनाउंसमेंट मुकम्मल हुई और वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ये बजट पेश किया। और बजट के हवाले से ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं थी और जिस तरह का बजट एंटिसिपेट किया जा रहा था बिल्कुल वैसा ही बजट जो है वो अनाउंस किया गया। एलोकेशन की बात होगी, आज एलोकेशंस जो होती रही हैं, अब ख़ास तौर पे जो डिफेंस के हवाले से पहले तो ओवरऑल जो इसका आउटले देखा हमने वो 17.573 ट्रिलियन पीस का जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। डॉलर टर्म्स के अंदर अगर देखें 62 बिलियन का जो है ये आउटले है टोटल आपके बजट का। उसके अलावा जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो तकरीबन 19.28 ट्रिलियन रुपीस की है और टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 14.1 ट्रिलियन का टारगेट किया जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स रेवेन्यू इसको कैसे अचीव किया जाएगा। और इससे पहले भी ये बात हो रही थी कि आप ज़्यादा एम्बिशस दिखाई दे रहे हैं और ये अचीव करना भी बहरहाल वक्त की ज़रूरत है। तो इसको कैसे अचीव किया जाएगा ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसके अलावा बड़ी माइनर सी चेंजेस जो हैं वो की गई हैं, ख़ास तौर पर भी जैसे इंटरेस्ट इनकम के हवाले से 5% टैक्स में आ गई है और नेशनल सेविंग के ऊपर मैं देख रहा था एग्जाम्पशन जो है वो दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बजट में अब तक सामने आई हैं और बाकी है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट अभी इसको गो थ्रू करेंगे तो इसके ऊपर जो मज़ीद बात हो सकेगी। ख़ास तौर पे हमारे लिए जो डिफेंस का बजट था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ख़ास तौर पे ये जो पोस्ट आपका जो कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो बनता है उसमें तो इस पे ज़्यादा स्पेंडिंग आपको करना वक्त की ज़रूरत थी और बिल्कुल वैसे ही हमें नज़र आया। तो तकरीबन इसमें अभी भी एंटिसिपेट तो ये किया जा रहा था कि 3,000 अरब रुपए जो है वो तकरीबन इसके ऊपर एलोकेट करना ज़रूरी था और इसके आसपास ही अमाउंट समहाउ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं बजट के अंदर जो अभी तक अनाउंसमेंट हुई है इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ ये कि अब आने वाले वक्त में सबसे बड़ा जो एक चैलेंज ओवर द ईयर्स रहा है डेट मैनेजमेंट का, डेट सर्विसिंग को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और फिर ये कि एक बड़ा बुनियादी सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि बजट की एलोकेशंस हो जाती हैं, अनाउंसमेंट हो जाती हैं, मगर इसका एक आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या उसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नज़र आएगा कि अगर इसका कोई बेनिफिट है तो क्या एक आम आदमी तक पहुँचेगा, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। तो जनाब इन मामलात पर अब बात करेंगे और साथ साथ बजट के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं जनाब मोहम्मद ज़फ़र साहब, एनालिस्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। ज़फ़र भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़फ़र भाई अब प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ही एक बात सामने आई है, हम इससे पहले स्टील मिल और दीगर इदारों के ऊपर बात करते रहे हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपसे अगर मैनेज नहीं हो पा रहा तो आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं, बट वो रास्ता इख्तियार करना फिल वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहा, मुमकिनात में से नज़र नहीं आता कि आप इसके ऊपर कुछ कर सकेंगे। तो फिर कैसे इनकी लाइबिलिटीज़ को कम किया जाएगा और क्या वाक़तन प्राइवेटाइजेशन इसका हल हो सकती है? पहले तो चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट कर दें, फिर आगे चल के बजट के फिगर्स को डिस्कस करते हैं प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई आपका और आपके चैनल का। और बहरहाल जो बजट पेश हुआ भी और आपने भी देखा और सुना और मैंने भी देखा और सुना तो किसी हद तक, तो उसमें बहरहाल मैं इस बात को तो अप्रिशिएट करूंगा कि जो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब का जो स्टाइल था जी बजट पेश करने का वो बेहतरीन स्टाइल था। और अब तक जितने भी वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते रहे मैंने देखा कि उसमें इन्होंने बड़े एक मुनासिब और मुतवाज़िन अंदाज से और बजट के अंदर जो है किसके ऊपर बिजली गिरी और किसको रिलीफ मिला, लेकिन उन्होंने पेश बहुत अच्छे अंदाज से किया। तो उनके स्टाइल को और अंदाज को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। दूसरी तरफ जो आपने बजट के हवाले में बात की, ओवरऑल तो बात करेंगे आगे, आपने प्राइवेटाइजेशन पे बात की है। बिलाशुबा जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं उनके हवाले से ये फैसला तो हमने कब से किया हुआ है कि उनको जो है वो हम प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला रहा है इस हवाले से कि इदारे प्राइवेटाइज भी हुए, जो उससे रकम और इनकम जो हासिल हुई वो कहाँ खर्च हुई और उससे कितना जो है वो खसारा जो है वो पूरा हुआ और जो है वो लाइबिलिटीज़ कितनी कम हुई, उस हवाले से वो अब तक कहीं कोई जो है फिगर नज़र नहीं आती। कई मरतबा ये मुतालबा किया भी जाता रहा कि जो मुख्तलिफ इदारों की जो प्राइवेटाइजेशन की गई है उसके अंदर आप देखें कि कई बड़े इदारे हैं जिनकी PTCL है, के इलेक्ट्रिक है, KESC है और बैंक्स वगैरह हैं कि भाई जो प्राइवेटाइजेशन हुई है तो उससे जो रकम हासिल हुई है और उससे जो भी आपने जो है उनको इदारों को बेचा है तो
अब तक बहुत सारे सवालिया निशान मौजूद हैं। पीटीसीएल पे सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आपकी प्राइवेटाइजेशन कैसे हुई है और वो गया कहाँ आज तक, वो किसके और पास वो है? रकम भी पूरी अब तक हासिल नहीं हुई है। और जो है वो जमीनों का मसला उसका अभी भी जो है वो सेटल होना बाकी है जी। तो इस तरह से जो है वो बीच में वो भी अधूरी रह जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। जफर भाई कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, ज़रा मैं फिगर्स भी बताता जाता हूँ देखने वालों को, फिर इसके ऊपर आपसे राय आपकी लूँगा। जैसा भी कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया कि 17,600 अरब रुपए का जो है वो बजट पेश किया गया है, जिसमें तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो है वो आयद किए गए हैं। और सरकारी मुलाजमीन के लिए जिसका एक कंसर्न हमेशा से रहा है, तकरीबन 10% का जो है इजाफा किया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की जो है वो तजवीज़ की गई है। हुकूमत ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 10% इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये से फ़ी लीटर बढ़ाकर 100 रुपये, जैसे भी बात हो रही थी इन्फ्लेशन के हवाले से, अब मज़ीद इसमें जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से ख़रीदी जा सकेंगी। अभी एक नई कंडीशन जो है वो लगाई गई है, जिसके ऊपर हम सुबह के वक्त भी बात कर चुके हैं कि आप अपने कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो है वो उसको ख़रीद सकेंगे। तो ये एक कंडीशन जो है वो IMF की जानिब से जो है वो प्रपोज़ की गई थी, जो इम्प्लीमेंट की गई। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब आगे अगर चलें तो नक पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदने पर 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफी अदा करने होंगे। बजट में नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह जो है वो बढ़ाकर 1.2% करने का, जो 0.2% थी वो बढ़ाकर अब 1.2% जो है वो हो गया है। इसके ऊपर आपको जो विद होल्डिंग अदा करना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर IT के हवाले से जो है वो कुछ अच्छी खबरें नहीं है। यूट्यूबर्स और फ्री लांसर्स के लिए जो है वो नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ नए टैक्स इक़दाम उठाए जाएंगे। और बजट में कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपये मुख्तस किए गए। अच्छा जी, वो तो फैसला हो चुका है, ये तो जो स्क्रिप्ट है वो पुराना है तकरीबन, लेकिन ये कि वो प्रपोज़ कर दिया गया है। तो ख़ासतौर पे IT सेक्टर के हवाले से जो हम समझ रहे थे कि कोई उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसा इसके अंदर नज़र नहीं आया डॉक्यूमेंट के अंदर। और फिर ये कि जनाब गोइंग फॉरवर्ड जो सूद की जो सबसे बड़ा हमारे इंटरेस्ट पेमेंट है, जो सूद की अदायगी है, तो सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और दिफा के लिए जैसे मैंने कहा था आपसे कुछ देर पहले कि 3,000 अरब रुपए जो एटलीस्ट इसके लिए एलोकेट होने चाहिए थे, क्योंकि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो जो हमारे सामने आया है, जो ये जंग के बाद की सूरत हाल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो दिफा के लिए मज़ीद पैसे जो है वो एलोकेट किए जा सकते थे और जस्टिफाइड भी थे। 8,207 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, तो तकरीबन अमाउंट 3,000 के आसपास जो है वो होनी चाहिए थी। चलें, ये एक चीज़ हो गई। फिर इसके लिए स्पेशल एरियाज़ के लिए 253 अरब रुपए 253 अरब 23 करोड़ रुपए जो वो मुख्तस किए गए हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से मैं देख रहा था डेवलपमेंट फ़ंड जो है उसका एलोकेट किया गया है, तो अच्छी बात है। छोटे सूबों के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए पैसे रखे गए हैं। मेरी ख़ास तौर पे ये हैदराबाद और ये सखर मोटरवे वाला जो प्रोजेक्ट एक रह गया था, शायद उसकी भी मेरी नज़र से गुजरी कि 15 अरब रुपए उसके लिए भी एलोकेट किए गए हैं। अब पता नहीं 15 अरब रुपए इसके लिए काफ़ी होंगे या नहीं होंगे, बट ये है कि उसके लिए अमाउंट रख दिया गया है। जी जफ़र भाई, मैं आगे पढ़ता जाऊँगा, आप इसके ऊपर चाहूँगा कि ज़रा तबसरा करें। ये जो आपने आखिरी बात की है ना, मैं इसी से जो है अपनी बात और आगे बढ़ाऊंगा कि जो हैदराबाद सखर मोटरवे जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो जी पूरे पाकिस्तान का वो इस रोड के ऊपर है जी, इस मोटरवे के ऊपर है। और इसको पहली फुर्सत में बनना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जो इनका क्या माइंड है और क्या माइंड सेट है, क्या मेंटालिटी है कि जिसकी वजह से ये जो है वो नामुकम्मल भी है और इसके लिए पूरे तरीके से फंड मुख्तस भी नहीं किया जाता। 15 अरब रुपए की क्या हैसियत और क्या औकात है, यानी ये ना रखने के मुतरादिफ है। और इसके नतीजे में कोई ये जो है वो जो मोटरवे है, ये हैदराबाद से सखर वाला जो फेज़ है, ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा, बल्कि इसके ऊपर जो है वो काम का आगाज़ भी उस तरह से नहीं हो सकेगा। और ये तो शायद किसको रिश्वत दी गई है, ये क्या किया गया है, ये ठीक है, तो अब मैं जो है हम यानी वो नहीं कर सकता अभी। तो खैर बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब इन्होंने जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए 82 अरब रुपए रखा है, बिल्कुल ठीक है, गिलगित इस्लामाबाद के लिए और फिर जो फाटा के वो हैं उनके लिए तो इन्होंने रकम बड़ी मुख्तस की है और मुख्तलिफ मदों के अंदर जो है एलोकेट किए। लेकिन उसी तरीके से बलूचिस्तान के लिए भी होना चाहिए था, वो मुझे सुनने में नहीं आया। वेरी राइट।
इसके ऊपर और भी मैं बात करता हूँ ज़रा। हमारे साथ डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब भी टेलीफोन लाइन पर हैं, उनको भी मैं ज्वाइन करूंगा और उनको भी वेलकम करूंगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक अभी यू। हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे इसके हवाले से कि हमारा जो हायर एजुकेशन है उसके जी हवाले से क्या किया जाए। फेडरल एजुकेशन और ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है इसके लिए 18 अरब और 58 करोड़ से ज़ायद का जो है वो फंड रखा गया है। और कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि इसमें हो सकता है कि कटौती हो जाए। तो इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आ रही है, मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर कमेंट करें। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असर भाई। अच्छा, अब ये जो मैं देख रहा हूँ फिगर्स, तो अब देखिए हायर एजुकेशन एक हमारा मेन फोकस होना चाहिए था, जी जी जो कि असल में हुआ ये था कि जब 18वीं तरमीम आई, जी तो उसमें 18वीं तरमीम में ये हुआ कि इन्होंने कहा कि जी एजुकेशन और हायर एजुकेशन ये प्रोविंशियल चैप्टर है। जी तो उसके ऊपर जब लास्ट ईयर का जो बजट आया तो वो 65 बिलियन से फिर उसको 60 कम कर दिए थे। फिर उसके बाद जब 61 हो गया रिक्वेस्ट एग्जैक्टली। गई सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो 61 बिलियन जी जी जो रखे गए थे। इस साल ये अमाउंट घटाकर जो है वो 39 बिलियन कर दी गई, जो कि कहा गया था कि ये जी हर साल थोड़ा कम करके ये मतलब कम कर देंगे। हायर एजुकेशन कमीशन जो है सिर्फ इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए होगी, और जो प्रोविंशियल हायर एजुकेशन है वो टेक ओवर करती जाएंगी स्लोली। तो ये उन्होंने उसी जो उन्होंने वायदा किया था उस हिसाब से उन्होंने, लेकिन इस वक्त जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की पोजीशन है वो ये जो 39 बिलियन है ये तो बहुत ही बड़ा मसला होगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो कि सोली डिपेंड करती हैं हायर एजुकेशन कमीशन के जो फंड्स के ऊपर। उनके लिए एक बड़ा मसला मैं देख रहा हूँ, चैलेंज देख रहा हूँ वाइस चांसलर्स के लिए कि वो कैसे ये कर पाएंगे। इवन दो सिंध में तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी क्योंकि सिंध एचईसी बड़ा अच्छा अमाउंट अपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज को दे रही हैं, लेकिन बाकी प्रोविंसेस में जहाँ पर अभी प्रोविंशियल एचईसी एक्टिव नहीं है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रोविंस का मसला है कि वहाँ पर अभी एक्टिव नहीं हुई। हाँ, पंजाब में आया कि पंजाब वाले खुद अभी उनको भी चाहिए कि बजट में थोड़ा सा अमाउंट हायर एजुकेशन का वो बढ़ाएं। तो एक तो ये फैक्टर मैंने अभी देखा है। अच्छा, सेकेंडली हम जो बात कर रहे थे ओवरऑल, तो वही मसला है कि जीडीपी का लेस देन 1% गोज टू एजुकेशन। ये मसला, क्योंकि हमारे जब तक ये करते रहेंगे हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, हमारी सूरत हाल ऐसी रहेगी। इसमें ये हो सकता है कि जब हम थोड़ा सा खर्चे कम करें, अब खर्चे कम करने के ऊपर तो इतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट का उन्होंने कहा है कि हम जो खाली असामियां थी वो हम खत्म रिडंडेंट कर रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंट को वो खत्म कर रहे हैं। तो ये भी कोई डिटेल सामने नहीं अच्छा आई। डॉक्टर साहब, आपका आईटी से भी क्योंकि समहाउ ताल्लुक है, आईटी के हवाले से मैं ये समझ रहा था कि इस दफ़ा कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे कि जिससे आईटी को बूस्ट मिलेगा। हमें तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की ज़रूरत है ना, ताकि आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकें। अब ये कि वो जो इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी जो अर्निंग है उसको भी टारगेट कर लिया गया, उनको भी आप टैक्स में ले आएंगे और फिर आप उसको वो कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिमोटिवेट करती हैं, इससे आपका ओवरऑल नंबर्स जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हम तो ये चाह रहे थे थोड़ी सी ईज आए मार्केट के अंदर, दो कि आपने आईटी के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स नहीं लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आईटी में जो मेन इशू हमारे जो फ्रीलांस फेस कर रहे थे वो अकाउंट मेंटेनेंस का इशू था कि अकाउंट जो डॉलर्स में है उनके लिए इतनी यानी कॉम्प्लिकेशन है कि उस पर कोई ईज नहीं दिया गया। ऑन दी अदर हैंड आप सही कह रहे हैं कि जी जो टिकटॉक के थ्रू या जो यूट्यूब के थ्रू जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं वो कमा रहे थे कुछ पैसा, उनके ऊपर भी टैक्स लागू हो गया। ई बिजनेस अच्छा, कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसकी वजह से डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा आ रही है। जी सर, ये जो बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स का जिनका ताल्लुक है, वो ये कहते हैं इसकी वजह से मार्केट में डिस्पैरिटी आ रही है, इसलिए इनके जो है ना रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। जी जी, ये आप सही कहा। देखिए, मसला ये कि हम जब ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में जो बिजनेस आ रहा है वो कोई भी उसको अवेल कर सकता है। तो हमारे जो फ्रीलांस हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि बिजनेस बाहर करते हैं, उनकी कंपटीशन पूरी दुनिया से, ये नहीं है कि हमारी कंपटीशन विद इन पाकिस्तानी कंपनी से। तो इनको ये चाहिए था कि इसके ऊपर देखते कि बाकी कंट्रीज क्या फैसिलिटीज दे रही हैं। तो देखिए, हम एक तरफ तो चाह रहे हैं कि हम आईटी जो है एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ऑन द अदर हैंड हम आईटी के ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहे, ऑन द अदर हैंड और रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो इससे जो ग्रोथ है आईटी बिजनेस की वो मे बी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो अमाउंट है वो मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में इतना होगा, वो आई डोंट थिंक सो कि वो अचीव कर पाएंगे। जबकि हमें यहाँ पर उनको यानी टैक्स फ्री जोन में लेके आना चाहिए था,
वो ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करें सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हमें कंपटीशन जो है दुनिया में करना है। हमने हमारा कोई कंपटीशन, जब हम ग्लोबल विलेज में होते हैं तो हमारा कंपटीशन एक कंट्री का नहीं होता है या दूसरी कंट्री नहीं होता, पूरी दुनिया के साथ होता है। तो हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देनी चाहिए थी रादर देन रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, जिससे हमें मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई फायदा होगा। ये तो हो सकता है कि कुछ और बच्चे हमारे ट्रेन हो जाएं और वो भी इस बिजनेस में शामिल हो जाएं, तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो अमाउंट हम एक्सपेक्ट करें आई डोंट थिंक सो विल गेट इन 2025 2026। बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें ये देखना होगा अभी ख़ास तौर पर। अभी मैं एक चीज़ और देख रहा था फिगर, हमारा जो ख़ास तौर पर इंटरेस्ट पेमेंट में जो जाएगा सेटलमेंट में, वो भी 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा का है। तो ये पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप सेटलमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर कैसे, अब आपको इसको पैसे को जनरेट करने के लिए आपने एडिशनल लेवी जो है वो लगा दी है, जो कि IMF ने आपसे कहा था 75 रुपये, पहले ही इतनी hefty आपने अमाउंट लगाई भी है। उसके बाद अगर आप 100 रुपये पे लेकर जाएंगे तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? और आने वाले वक्त में, जैसे आप बात कर रहे थे, सुबह भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आपको डिस्काउंट रेट को सिंगल डिजिट में लाना है, शरह सूद को। जब महंगाई के नंबर इतने ऊपर जाएंगे फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे और जस्टिफाइड कहाँ से? ये एक बड़ा आम सवाल है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग हुकूमत के लिए होगा ये सारा प्रोसेस। जी 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 जी, इसमें आपने सही कहा। देखिए इशू ये है कि जो पेट्रोल है वो उससे सारी चीजें हमारी डिपेंड कर रही हैं, बिल्कुल सो कनेक्टेड है सारी चीजें। जी, तो अब मसला ये कि हमें ये थोड़ा देखना चाहिए था कि लेवी बढ़ाने से पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है उनकी कीमतें बढ़ेंगी और किराए बढ़ जाएंगे, और जो हमारी जो खाने पीने की चीजें उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, सारी चीजों तो के ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन है, पूरा एक सप्लाई चेन है जो पेट्रोल पे डिपेंड करता है। इनको चाहिए था कि ये एक जो बैकबोन है पेट्रोल, उसको न छेड़ते तो काफी बेहतर होता। लेकिन आपकी वही बात है कि हमारे जब तक, मेरा ये कहना कि जब तक हमारे कर्जे खत्म नहीं होंगे या उनमें जो हमें नहीं मिलेगी रियायत, तो ये हम कुछ भी कर लें हम इसी सर्किल में जो है इसी दलदल में फंसे रहेंगे। और हम एक फिगर से हमने कुछ पैसे बढ़ाने, एक से कम करने, ये ऐसे ही रहेगा, अगली बजट भी इसी तरह की होगी। तो इनको थोड़ा सा ओपन यानी आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने थे, जो कि मैं समझता हूँ उन्होंने थोड़ा सा इसमें वही ट्रेडिशनल डिसीजन जो कि IMF की कहने पर और उनके वही बजट की जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पूरा उसका वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो वैसा ही है जो हमारे यहाँ हमेशा से होता है। अब आप PSDP के ऊपर 1,000 रुपए की, अरब रुपए की अगर एलोकेशन करेंगे तो आप पहले ही कैश स्टाविंग आपकी इकॉनमी है, आपको नहीं पैसे आ रहे, अब ये फंड्स कहाँ से आप जनरेट करेंगे और लगाएंगे किधर? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये कि अभी जैसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि सिचुएशन रीजन में इतनी क्रिटिकल है कि आपको मजीद डिफेंस के ऊपर पहली दफ़ा लोग ये बात कर रहे थे कि मजीद आपको बढ़ाने की ज़रूरत थी, वहाँ से आपने कर्टेल किया और दूसरी जगह पे एलोकेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल अगेन यही है कि पैसा आप लाएंगे कहाँ से, ये सारा पैसा कैसे जनरेट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर ये कि इसके बाद अब जो महंगाई का दोबारा से सिलसिला अब शुरू होगा तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए होगा। फिगर्स तो पेश किए जाते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्रैक्टिकल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देना ये हमेशा हमारे यहाँ एक रिवायत रही है। इसमें राशिद भाई दो चीजें मैं कहूँगा, एक तो हमें खर्चे कम करने, वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा मसला ये कि हमने जो बजट पेश करते हैं कि हम कहते हैं इतना अमाउंट आएगा और इतना खर्च करेंगे, लेकिन वो इतना अमाउंट आता नहीं और खर्च पहले हो जाता है, तो हम कर्जों की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी उनको देखना पड़ेगा, अमाउंट आने के बाद खर्चा करें तो वो थोड़ा सा बेहतर रहेगी डिसीजन। कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक तबाह हुई है इसीलिए हुई है कि पहले खर्चा हो गया, अब हम अमाउंट आया नहीं, उतनी जो कलेक्शन टैक्स की नहीं हुई। एग्जैक्टली तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहलू है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और फर्स्ट 6 मंथ में हम कलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम वो 6 मंथ के पैसे रिलीज कर दें, ऐसा ही है, और लास्ट 6 मंथ के या 5 मंथ के करके वो रिलीज करते जाएं, तो वो बेहतर रहेगा। इंस्टेड ऑफ के जी वो आप पहले खर्चे कर दें और आखिर में आपका अकाउंट खाली, आप कर्जे लेकर स्टेट बैंक से या दूसरी जगहों से, अपने कमर्शियल बैंक से भी कर्जे लिए, हमने किसी को नहीं छोड़ा, कर्जे हमने सबसे लिए, बाहर के कंट्री से भी लिए, अपने स्टेट बैंक से और अपने कमर्शियल बैंकों से भी बोरो किया। भाई बात सही है, आपको अब तो हाफ ईयरली आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको बजट जो है वो देना पड़ेगा फिर, क्योंकि सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ती हैं। अच्छा जफर भाई, ये आपसे सवाल है, अभी जैसे बात हो रही थी सारी फिगर्स आपके सामने हैं, लोकेशन तो हो जाती हैं, लेकिन जैसा भी आपने कुछ देर पहले कहा कि एक तो ये कि पैसे लाएंगे कहाँ से, दूसरा इसको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, इसके बारे में भी तो हमें बताएं। अब ये कैसे होगा ये जरा बताइएगा जी।
देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस बजट के नतीजे में वो जो महंगाई का सैलाब जो थमा था मुल्क के जी अंदर, जी, जो स्पीड जरा खुदा सा खुदा करके उसको रुका था बिल्कुल। ब्रेक लगा था, इस बजट के जरिए से वो महंगाई का तूफान इस मुल्क के अंदर फिर एक मर्तबा जी जो है वो आने जा रहा है, जी ये नजर आता है। अच्छा, फिर दूसरी बात जैसे आप कर रहे थे आईटी के हवाले से और ये पेट्रोलियम लीवी के हवाले से, तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो भी उभरता हुआ शोबा होता है, जो भी तरक्की करता हुआ शोबा होता है, उसको हम रियायत देने के बजाय, सहूलत देने के बजाय, वहाँ फौरन हम जो है ना वो उसके सोलर की ऊपर जो तरफ है ना, हम चले गए टैक्स पे, बिल्कुल। हाँ, वो टैक्स के नाम पर वो भत्ता अब अगर वसूली आप वो शुरू कर प्लेट्स को देते हैं। इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना जी जी पड़ेगा जी 13%। अब जी एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की, पहले हम जिस तरह से टेक्सटाइल के अंदर आगे जा रहे थे ना, ऐसे अब ये आईटी का शोबा उभरता हुआ शोबा है, जी। और सॉफ्टवेयर हाउसेज और ये सारे जो है आईटी की जो है मुख्तलिफ इदारे वगैरह, और उसमें नौजवानों की बड़ी तादाद। मैं सुबह देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की लैपटॉप कंधे पे लटकाए हुए, बाइकों के ऊपर नाइट ड्यूटी करके और वो वापस आ रहे होते हैं। अब आप उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय उनकी आपने ये हौसला शिकनी कर दी। तो अभी भी अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इनका मामला सिर्फ ये है कि ये आईएमएफ को डिक्टेट करते हैं, और वो शब्बर जैदी साहब ने तो अभी पहले ही कह दिया था कि साहब ये जो बजट है इसकी आप जो कॉपी है वो मई में जो रिपोर्ट जारी हुई है वो आप देख लिया आईएमएफ की तरफ से, और उसमें और इस बजट के अंदर आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। पहले से ये चीज सारी ओपन हो गई थी। तो लगता ऐसा ही है अभी भी जो ये बजट सामने आया है, तो लगता ऐसा ही है कि बिल्कुल आईएमएफ के कहने पर आप देखें ना कि स्पीकर की और जो है स्पीकर असेंबली की और जो है वो चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह जो है वो 500% बढ़ाई जा रही है। और फिर आप जो है वो जो मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो और पेंशन जो है वो आप 10% और 5% बढ़ा रहे हैं आप, जबकि आपको महंगाई की शरह के हिसाब से, महंगाई के तनासब से आपको इसमें इजाफा करना चाहिए था ना। लेकिन आप तो बस वो ऐसे ही एक मुतमईन करने के लिए कि किसी तरीके से जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे वाला जो है वो काम आप उसके लिए भी आईएमएफ से पहले परमिशन लेनी पड़ती है अगर ये फैसला किया जाता है, उसके लिए नहीं करनी पड़ती जिसको 500% देनी है। और आईएमएफ को भी उस पर कोई शिकायत नहीं होती, आईएमएफ भी उसका कोई नोटिस नहीं लेता, और हुकूमत जो है उसको भी कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो ईओबीआई के पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में जो है वो 15% इजाफे का ऐलान तो उन्होंने बहुत दिनों से किया हुआ है, लेकिन ना उसका नोटिफिकेशन सामने आ रहा है और ना ही जो है वो इजाफा हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं जरा गुफ्तगू में सरदार शौकत पोपलजई साहब भी हैं, हमारे बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट हैं, मेरे साथ लाइन पर हैं, उनको भी वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच सरदार साहब फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया सर। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, क्या नजर आया बजट में, और हर साल मैं आपसे पूछता हूँ इस दफा क्या एक्सपेक्टेशन थी? अभी कुछ सूबाई बजट के हवाले से बात हो रही थी, जीबी के हवाले से 82 अरब रुपया रखा गया। अभी हम ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान के हवाले से कोई चीज हमारी नजर से नहीं गुजरी, आपकी नजर से अगर गुजरी है उसको पॉइंट आउट कर दें जरा। सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, एक चीज तो पॉइंट नोटेड है कि प्रायर टू बजट और पोस्ट दोनों चीजों में जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी सोच वही है, इंटरनेशनल रिसर्च पर्सपेक्टिव भी वही है कि जो ये है आईएमएफ रिवॉल्व बजट है, यू नो, आईएमएफ का स्ट्रेस आईएमएफ सेंट्रिक के ऊपर था। तो उन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है ज्यादातर आईएमएफ को खुश करने की कोशिश की है। आप देखें सब्सिडी कम हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी इतनी स्पेसिफाई नहीं की। तो ये तो जनरल चीजें हैं जो मैं नेशनल पर्सपेक्टिव में अर्ज कर रहा हूँ। बलूचिस्तान पे आ जाएं तो मैं समझता हूँ इस किस्म के बजट में बलूचिस्तान को आई डाउट के कोई ऐसी चीज मिलेगी। बलूचिस्तान बैडली नीड फंड्स, 50% ऑफ पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनके, तो इन तमाम चीजों को देख के आई डाउट के इवन परसेंटेज में आई वुड नॉट यूज एनी परसेंटेज के बहुत मीगर अमाउंट बलूचिस्तान को मिलेगी। बलूचिस्तान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, ना हमारे टैक्स हैं ना और कोई चीज है। एग्रीकल्चर प्रीव्यू में आता है 60% हमारी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर पे, तो उसके ऊपर आई डोंट सी एनीथिंग स्पेसिफिक। बिल्कुल ऐसा ही।
सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका सरदार शौकत पोपलजई साहब, और जनाब तारिक रहीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, जफ़र भाई आपका बहुत शुक्रिया। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये जो सिलसिला है ये हमारा बुलेटिन के बाद 9 बजे के जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट 10 बजे के बाद जो है हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। ज़रा थोड़ी सी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना है, तो इंशाल्लाह सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए K21 न्यूज़।